हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट एक सैड एंडिंग के साथ हुआ था। विंग मर चुका था। दूसरी तरफ शिचैन और बाकी सब अभी भी वैन रोहान के कब्जे में थे। अब शिचैन भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वैन जोलियो ने उसकी कोर को क्रश कर दिया था। कोर क्रश कर देने का मतलब अब उसकी इमोर्टलिटी भी जा चुकी थी। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया था। तभी वैन रोहान का एक गार्ड आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि वेन चाओ मर चुका है। उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। लेकिन वैन रोहान के चेहरे पर कहीं से भी नहीं दिख रहा था कि उसे दुख है, बल्कि वो डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। वो कहने लगता है, मुझे लगा ही था कि वो ये सब नहीं झेल पाएगा। फिलहाल उसे छोड़ो, हमें इन सब को अपने साथ ले जाना होगा। तभी शिचैन कहता है, तुम्हें ये सब करके क्या मिल जाएगा, और अगर तुम ले जाना ही चाहते हो तो सिर्फ मुझे अपने साथ ले जाओ, बाकी सबको छोड़ दो। उन्हें कुछ याद भी नहीं है। किस तरीके का बदला लेना चाहते हो? वैन रोहान अपनी सीट से उठता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ये सब के पीछे एक रीज़न है कि क्यों मुझे आज तक सब याद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तब तक आराम नहीं कर सकता, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक मैं वो सब कुछ ना पालूं जो मुझसे छीना गया था। वैन रोहान अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वो जेंगचा और नी मिंगजे को बुरी तरह मारने लगते हैं। शिचैन फिर वैन रोहान से कहता है, प्लीज़ उन लोगों को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। शिचैन को पहली बार लग रहा था कि एक ह्यूमन होना कितना हेल्पलेस हो सकता है। अब वैन रोहान हाथ में गन उठा लेता है। तभी मेंग्याओ कहता है, मुझे ये करने दो मिस्टर वैन। मैंने कहा था ना कि शिचैन से बदला तो सिर्फ मैं ही लूँगा, उसके बाद आप जो चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। वैन रोहान कहता है, लगता है तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही नफरत करते हो, और वो उसके हाथ में गन दे देता है। मेंग्याओ शिचैन पर निशाना साधता है, लेकिन एक सेकंड के अंदर सब बदल जाता है क्योंकि मेंग्याओ शिचैन पर नहीं बल्कि वैन रोहान पर गन चला देता है। एक बार फिर वैन रोहान मेंग्याओ के हाथों मारा जाता है। शिचैन कहता है, तुम्हें तो सब कुछ याद था ना, फिर भी तुमने मुझे जान से नहीं मारा। मेंग्याओ कहता है, शुरुआत में मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे भाई को कैफे में देखा तो कुछ कुछ बातें मुझे याद आने लगी थी। वैन रोहान इनोसेंट लोगों को हर्ट करता था। मैंने उसके अटैक्स के रीज़न को समझने की कोशिश की, इसलिए मैं चीफ नियर से अटैक्स को लेकर क्वेश्चंस भी पूछता था, पर मुझे बहुत टाइम बाद उसकी असली इंटेंशन पता चली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे वैन रोहान की साइड होना पड़ा। तभी शिचैन कहता है, मुझे अभी के अभी अपने भाई को ढूंढना होगा। जेंगचा उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नी मिंगजे ने बाकी सारी पुलिस को भी कैसीनो में बुला लिया था। वेंचू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था कि ये सारी डेथ और गैंग अटैक्स उसके फादर ने ही करवाए थे। जब जेंगचा और लैन शिचैन रूफ टॉप पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वो यिंग ऑलरेडी मर चुका था और वांगजी ने उसे अपनी गोद में लिए हुए था। जेंगचा शिचैन से कहता है, शिचैन, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? वो मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। मुझे पता है वो अभी मुझसे बात करेगा। वो वियिंग के पास जाता है, उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जेंगचा ये देखकर घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो सीढ़ियों पर गिरने ही वाला होता है कि शिचैन उसे संभालता है। जेंगचा को वो सारी आर्ग्यूमेंट्स याद आती हैं जो उसने वुयिंग से की थी। उसे याद आता है कि किस तरह उसने खुद वुयिंग से कहा था कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स की जगह मर जाना चाहिए था। वो अपना हाथ बहुत ज़ोर से वॉल पर मारता है और बुरी तरह रोने लगता है। शिचैन उसे गले लगा लेता है। काफ़ी टाइम बीत गया था लेकिन वांगजी अभी तक रूफ टॉप से नीचे नहीं आया था। शिचैन उसके पास जाता है और उससे कहता है, वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी फील कर सकता था कि शिचैन में अब स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। शिचैन उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी कोर वैन जोलियो ने क्रश कर दी है और अब वो इमोर्टल नहीं रहा है। एक दिन में ही वांगजी ने वुयिंग को खो दिया था और उसका भाई भी अपनी इमोर्टलिटी खो चुका था। यानी अब सिर्फ वांगजी था जिसे फिर से अकेलेपन में जीना था। वांगजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं जो वुयिंग की चीक्स पर गिरते हैं। वांगजी कहता है, ब्रदर, अब मैं ये और नहीं कर सकता। शिचैन उससे कहता है, वांगजी नहीं, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी कहता है, फिर मैं और क्या कर सकता हूँ ब्रदर? वुयिंग को एक बार फिर से मैंने खो दिया है और आप भी बाकी सब की तरह मुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। मैं फिर से अकेला रह जाऊँगा। मैं नहीं कर सकता। शिचैन कहता है, वांगजी, याद है ना, हमारे सेक्ट के लोग हमें ट्विन जेड्स बुलाया करते थे। वो सब कितने खुश हुए थे जब उन्हें पता चला था कि हमने इमोर्टलिटी को कल्टीवेट किया है।
मुझे पता है कि ये सिचुएशन बहुत टफ है, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो वांग जी। वांग जी कहता है, सॉरी ब्रदर, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। वो तुरंत अपनी तलवार बुलाता है और वयिंग की बॉडी को अपने गले से लगाता है। शिचेन उससे पूछता है, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और वयिंग की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी वयिंग को लेकर एक फॉरेस्ट में आता है। वो उसे वहीं लिटा देता है और उसके पास ही लेट जाता है। उसके बालों को सहलाने लगता है, जैसे वो सोच रहा हो कि वयिंग सिर्फ आराम कर रहा है, वो उसके पास लेटा हुआ है। तभी वो वयिंग की चेस्ट पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है, इमोर्टल होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने प्यार को ही नहीं बचा सकता। मैं अब और जीना नहीं चाहता। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। एक वुमन जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसकी बॉडी पेल थी। वो वांग जी से कहती है, तो आखिरकार ये हो ही गया। वांग जी को उस इमोर्टल वुमन की स्टोरी याद आती है जो वयिंग ने उसे सुनाई थी। वो वुमन मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगा ही था कि उसने तुम्हें ये स्टोरी सुनाई होगी। मैंने ही ये स्टोरी उसकी माँ को बताई थी। इस लाइफ में भी मैं ही वयिंग की माँ की गुरु थी, जैसे कि ओरिजिनल लाइफ में थी। वांग जी उससे पूछता है, तो आप बाओशन सैरिन हैं? वो लेडी उससे कहती है, कहीं और चलकर बात करते हैं। और एक पल में ही वो तीनों एक कॉटेज में थे। बाओशन सैरिन वांग जी से कहती है, उसे यहाँ लिटा दो, तुम दोनों यहाँ बिल्कुल सेफ हो। वो वयिंग की तरफ देखते हुए कहती है, ये बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। वांग जी उससे कहता है, मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? बाओशन सैरिन कहती है, तुमने स्टोरी सुनी है तो तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर कोई ह्यूमन मरता है तो वो अपनी सारी मेमोरी खो देता है। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पास्ट लाइफ को नहीं छोड़ना चाहते, जैसे कि वैन रोहान था। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार अमेरिका में मिले थे, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या वयिंग तुम्हें कभी मिल पाएगा। मैंने तुम्हें तब भी यही आंसर दिया था कि वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वयिंग वापस आना चाहता है या नहीं। वांग जी कहता है, तो वो फॉर्चून लेडी आप ही थी? बाओशन सैरिन कहती है, हाँ। सच कहूँ तो वयिंग कभी भी वापस नहीं आना चाहता था, इसीलिए इतनी सेंचुरीज तक तुम उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो डेड ही रहना चाहता था। वांग जी उससे पूछता है, फिर वो वापस क्यों आया? बाओशन सैरिन कहती है, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ वही जानता है। हो सकता है वो अपनी लाइफ में एक दूसरा मौका चाहता था, एक नई बिगनिंग चाहता था। वांग जी कहता है, मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? बाओशन सैरिन कहती है, वो ऑलरेडी मर चुका है, अब तुम उसे वापस भी लाते हो तो शायद वो सब कुछ भूल जाएगा। वांग जी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। अगर मैं उसकी लाइफ का हिस्सा ना भी हूँ तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाओशन कहती है, क्या तुम थकते नहीं हो किसी को इस हद तक प्यार करने पर? वांग जी उससे कहता है, प्लीज़ उसे वापस लाने में मेरी मदद करो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाओशन सैरिन कहती है, वो तो मुझे पता है तुम करोगे, लेकिन याद रखना तुम अपनी कोर खो दोगे, अपनी इमोर्टलिटी खो दोगे और शायद उसे भी खो दोगे। ये सब के बाद भी तुम उसे वापस लाना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ। दूसरी तरफ वयिंग की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने घर में था, अपने वही घर में जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ। वयिंग सोचने लगता है कि सब क्या हो रहा है, मैं तो मर गया हूँ ना, क्या ये आफ्टर लाइफ है? वो अपने घर के लिविंग रूम की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक लेडी नज़र आती है। वो लेडी उसकी माँ थी। वयिंग उनसे कहता है, मदर। तो वो लेडी कहती है, माय हैंडसम लिटिल बॉय, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। वयिंग कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो मर गया था ना, क्या ये मेरी आफ्टर लाइफ है? वयिंग की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, ये बात सच है कि तुम मर गए हो, लेकिन ये अभी आफ्टर लाइफ नहीं है, इसे एक ब्रिज की तरह समझो जिसे तुम्हें क्रॉस करना है। वयिंग की नज़र पास ही में रखे 2 कप्स पर जाती है जिनमें डार्क लिक्विड भरा हुआ था। वयिंग अपनी माँ से पूछता है, ये क्या है? वयिंग की माँ उसे समझाती है, आगे बढ़ने से पहले हमें हमारी सारी मेमोरीज को भूलना होता है, जिससे हम बिना किसी रिग्रेट के आगे की ज़िंदगी जी सकें। वयिंग पूछता है, तो क्या इस डार्क लिक्विड से हम सब कुछ भूल सकते हैं? चांगसे सैरिन हाँ कर देती है और उससे कहती है, पर तुम्हें अभी ये नहीं पीना है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। वयिंग चांगसे सैरिन के साथ चलता है और एक पल में ही उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है।
वोयिंग देखता है कि एक रूम में एक लेडी लेटी हुई थी जिसके पास एक क्यूट सा बेबी था। वो अपने हस्बैंड से पूछती है इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए। वही चेंगज़े तुरंत कह देता है इसका नाम हम वेयिंग रखेंगे और इसका कर्टसी नेम वे वुशियन होगा। चेंगज़े सैरन वेयिंग को समझाती है कि ये पास्ट लाइफ है। वो उसके जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक की सारी बातें बताती है। तो वेयिंग कहता है मेरी पास्ट लाइफ और अब की लाइफ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था मदर, लेकिन मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूँगा। एक बार फिर सारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। अब वेयिंग 15 साल का था और उसे वही सीन दिखाई देता है जब वो और वांगजी रूफ टॉप पर थे और लड़ रहे थे। वेयिंग कहता है मदर, इस जगह को लेकर मैंने कई बार सपना देखा है। इसका मतलब वाइट कपड़ों में मैं जिस आदमी को देखता था वो सच में लंजा ही था। लंजा कितना यंग और क्यूट दिख रहा है। वेयिंग की माँ हंसते हुए कहती है तुमने पहली ही रात कितने सारे रूल्स तोड़ दिए थे। वेयिंग कहता है इसका मतलब हम दोनों सच में पास्ट लाइफ में मिले थे, फिर हम मर गए, हमने पुनर्जन्म लिया और अगले जन्म में फिर एक दूसरे को मिले, इसलिए मुझे वो अजीब से सपने आया करते थे। चेंगज़े सैरन उससे कहती है तुमने पुनर्जन्म लिया था लेकिन उसने नहीं लिया। वेयिंग कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है मैं समझा नहीं। एक बार फिर से उनके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होता है और इस बार वो उस जगह थे जब वांगजी वेयिंग से कह रहा था तुमने डेमोनिक पाथ क्यों अपनाया, मेरे साथ गुसु वापस चलो, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी तलवार पकड़ने में मदद करूँगा। और इस बात पर वांगजी उस पर चिल्लाया भी था। ये देखकर वेयिंग कहता है उसे मेरे डेमोनिक पाथ पर जाने से सच में बहुत नफरत थी। चेंगज़े सैरन कहती है उसे तुमसे कभी भी नफरत नहीं थी, वो तुम्हारे लिए वरिड था। एक बार फिर से सीन चेंज होता है और वो उस जगह आ जाते हैं जब वेयिंग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वांगजी ने उसे ट्री पे पुश करते हुए उसे फोर्स किस किया था। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुमसे नफरत करता था। अब वो सीन आता है जब नाइटलेस सिटी वाले दिन सब वेयिंग के खिलाफ थे और सिर्फ वांगजी उसके लिए लड़ रहा था। वेयिंग ये देखकर कहता है मैं उस वक्त भी उसके साथ इतनी गलत पेश आया था, फिर भी वो क्यों मेरी इतनी परवाह करता है। उसकी माँ कहती है आंसर बिल्कुल क्लियर है, वो तुमसे प्यार करता है। वेयिंग कहता है माँ मेरे जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था, उसने अपनी बाकी की लाइफ कैसे बिताई, क्या वो खुश था, क्या उसे कोई और मिला था। वेयिंग की माँ उसे बताती है वो महीनों तक बेड पर था, उसे 33 कोड़े मारे गए थे। उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए एल्डर्स ने उसे ये पनिशमेंट दी थी। वेयिंग को याद आता है कि जब वांगजी ड्रंक था और उसने पूछा था कि तुम्हें ये स्कार्स कैसे आए, तो वांगजी ने उससे कहा था तुम्हारे लिए। अब उसे वांगजी की बातों का मतलब समझ आ रहा था। वेयिंग कहता है लेकिन मदर, इस लाइफ में भी उसकी बॉडी पर वो सारे स्कार्स क्यों हैं, मैं सारी बातें नहीं समझ पा रहा हूँ। चेंगज़े सैरन उससे कहती है आइंग तुम्हें पता है ना, जब कल्टीवेटर्स अपनी हाईएस्ट पीक ऑफ कल्टीवेशन पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो इमोर्टल बन जाते हैं। वांगजी 3000 सालों से जीता आ रहा है। वेयिंग घबराते हुए कहता है 3000 साल, लेकिन क्यों। चेंगज़े सैरन उससे कहती है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें ढूंढना चाहता था, तुम्हें वापस पाना चाहता था, तुम्हारे साथ एक अच्छा फ्यूचर चाहता था। वेयिंग ये सुनकर तुरंत अपनी माँ को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है मॉम, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। चेंगज़े सैरन मुस्कुराते हुए कहती है ये बात तुम उसे खुद कह सकते हो आइंग। वेयिंग कहता है लेकिन कैसे, मैं तो मर चुका हूँ ना। चेंगज़े सैरन उससे कहती है अभी नहीं आइंग, अभी तुम्हारा समय नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे इतने समय बात कर सकी, अब मुझे जाना होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली लाइफ में हम सच में एक प्रॉपर फैमिली की तरह रहेंगे। वेयिंग उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है नहीं मदर प्लीज़, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अगले ही पल उसकी माँ उसके सामने से गायब हो जाती है और वेयिंग की आंखें खुलती हैं। दूसरी तरफ ज़ेंगज़ा शिचेन से पूछ रहा था क्या तुम्हें वो दोनों मिल गए हैं। शिचेन कहता है अभी तक नहीं। ज़ेंगज़ा कहता है पता नहीं तुम्हारा भाई वेयिंग की बॉडी को लेकर कहाँ गायब हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आया है। शिचेन कहता है तुम चिंता मत करो, वो वापस ज़रूर आएगा। क्या तुमने अपनी सिस्टर को वेयिंग के बारे में बता दिया है।
जिंगशा उससे कहता है नहीं, उन्हें अभी बस ये पता है कि वुयिंग मिसिंग है। पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा उसे वापस लाने का। ये पॉसिबल है ना, तुम दोनों तो इमोर्टल हो, फिर तुम्हें पता होगा। शिचैन उससे कहता है अब मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं अब इमोर्टल नहीं हूँ। जिंगशा उससे कहता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, जैसे ये कोई बुरी बात है। शिचैन उससे कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ अभी भी सेम ही है। जस्ट बिकॉज तुम कोई मैजिकल या इमोर्टल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है। तुम अभी भी सुबह उठोगे, अपने वर्क पर जाओगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से बातें करोगे। शिचैन उससे कहता है तुम जैसे सालों पहले हुआ करते थे, अब तुम उससे बिल्कुल अलग हो जाऊंगा हैं। जिंगशा मुस्कुराते हुए कहता है मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगा। अब शिचैन उससे कहता है वांग जी तुम्हारे भाई के साथ वापस ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ वांग जी जब आंखें खोलता है, उसे बहुत कोल्ड का एहसास होता है। उसके सामने एक ब्लर्ड व्यूज़ दिखाई देता है। एक वुमन उसके पास बैठी हुई थी जो उससे कह रही थी तुम्हें उठने में बहुत समय लग गया, शुरुआत में तो मुझे लगा था कि तुम नहीं बच पाओगे। वो बाओशन सैरन ही थी। वो उससे कहती है तुमने अपनी कोर खो दी है, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी में बहुत कोल्ड फील हो रहा है, तुम्हें रेस्ट करना होगा। वांग जी उससे पूछता है वुयिंग कहाँ है। बाओशन सैरन मुस्कुराते हुए कहती है वो जिंदा है, वो बाहर है। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और उससे पूछता है वो ठीक है ना। बाओशन सैरन कहती है शायद तुम्हें खुद उससे पूछ लेना चाहिए। वांग जी तुरंत उठता है और बाहर जाने लगता है। वुयिंग की फ्रेश सेंट उसे फील हो रही थी। वुयिंग उससे काफ़ी दूरी पर खड़ा था। वो वुयिंग की सिर्फ बैग देख सकता था। वांग जी सोचने लगता है वो जिंदा है, मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर उसे मैं याद भी नहीं तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके नज़दीक जाकर उसका नाम लेता है वुयिंग। वुयिंग उसकी तरफ मुड़ता है और काफ़ी टाइम तक बस उसे घूरता रहता है। वांग जी को लगता है कि क्या उसे मैं स्ट्रेंजर लग रहा हूँ, क्या वो मुझे भूल गया है। वुयिंग अचानक से उससे नज़रें हटा लेता है और उससे कहता है तुमने इतने सालों तक इंतज़ार किया, लेकिन क्यों। मुझे सब कुछ पता चल गया है लंजा। वांग जी की आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं और वो उससे पूछता है तुम्हें सब याद आ गया है। वुयिंग कहता है हाँ, मुझे सब याद है। वांग जी उससे पूछता है लेकिन कैसे। वुयिंग कहता है पहले तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो लंजा, मैं कैसे अभी तक जिंदा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मुझे गोली लगी थी, मैं मर गया था। वांग जी उसे कोई जवाब नहीं दे पाता तो वुयिंग कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ लंजा, तुमने क्या किया। वांग जी सोचता है अब वो और वुयिंग से झूठ नहीं बोल सकता और ना ही सच को छुपा सकता। वो उससे कहता है मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए अपनी कोर सेक्रीफाइस कर दी है। वुयिंग के फेस पर कोई शौक नहीं था, जैसे उसे पता था कि वांग जी ने ऐसा ही कुछ किया होगा। वुयिंग उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया लंजा। वांग जी उससे पूछता है क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। वुयिंग कहता है मैं तुम्हारे मुंह से खुद सुनना चाहता हूँ। वांग जी डीपली उसकी आंखों में देखते हुए कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता आया हूँ। वुयिंग फिर उससे नज़रें हटाता है और उससे कहता है इतने सालों से तुम जीते आ रहे हो, तुमने ये कैसे किया लंजा। वांग जी कहता है मैं बस हार नहीं मानना चाहता था, मुझे होप थी कि मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ लूँगा और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वुयिंग कहता है मुझे खुद नहीं पता लंजा कि क्या मैं वो सेम पर्सन हूँ भी या नहीं जिससे तुमने प्यार किया था। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम मेरे लिए हमेशा सेम हो, अगर तुम्हारा सेम फेस नहीं भी होता तब भी मैं तुम्हें पहचान जाता, अगर तुम एक डिफरेंट मैन होते तब भी मैं तुम्हें पहचान जाता, और फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करता। वुयिंग कहता है मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, ये सब कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन शायद अब मेरे पास तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है लंजा। वांग जी कहता है कौन सा क्वेश्चन। वुयिंग और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहता है वही क्वेश्चन लंजा जो तुम ऑल द टाइम मुझसे पूछा करते थे। वांग जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो उससे कहता है वुयिंग मेरे साथ गुजू वापस चलो। वुयिंग उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है क्या ये ऑफ़र अभी भी मेरे लिए है लंजा। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हमेशा और हमेशा रहेगा।
वुयिंग उसके गले लगते हुए कहता है, तुम ऑलरेडी बहुत इंतज़ार कर चुके हो लंजा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वांगजी भी उसको टाइटली पकड़ लेता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करती हैं। कैसा लगा आपको ये पार्ट कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।